हेलो एवरीवन। काश ऐसा हो पाता कि मैं अपने जो गांव की प्रॉपर्टी और आप भी अपने गांव की प्रॉपर्टी को उठाते, उसको एक ट्रक में रखते और ला करके शहर में रख देते। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। कितना शानदार ऐसा होता तो एक शहर के अंदर एक बड़ा सा मकान आलीशान मेरा भी होता, बड़ी ज़मीन के अंदर। तो आज हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं वो यही है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी लॉ, जो कि ये क्लास 12th के लिए है और एक नॉर्मल लेमैन, कॉमन मैन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। सुनिएगा जरूर। देखिए, सबसे पहले है कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर एक तो आता है मूवेबल और इमूवेबल। जिसको हम उठा के इधर से उधर कर सकें, और इमूवेबल जिसको हम उठा के नहीं ले जा सकते। जैसे ज़मीन है, ज़मीन को, मकान को है, हम उठा के नहीं ले जा सकते। अगर ऐसा होता तो मैं शायद जो है एक शहर से अगर मेरा दूसरे शहर में अगर ट्रांसफ़र हो गया तो मैं उठा करके वहाँ से अपने मकान को ले जाके उधर ले जाके रख देता। पर कैसे पॉसिबल है ये। अब आता है तो मूवेबल और इमूवेबल। अब और एक होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, जैसे कॉपीराइट्स वगैरह। एक चीज यहाँ पे एक आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं तीन चीजों को। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, क्या? स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ये बहुत कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे आप तो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या है? जैसे किसी जमीन के ऊपर पेड़ उगा हुआ है, अब उस पेड़ को जैसे जिससे कि हम काट करके फर्नीचर बनाते हैं, जैसे हमारे घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, टेबल कुर्सी कुछ भी बनाते हैं, तो वो स्टैंडिंग टिम्बर के अंदर, जैसे शीशम ट्री है, पीपल है, बैंगन है, टीक है, बैम्बू है, बबूल है। तो ये जो होंगे ना, मतलब जिनको काट करके उनको जैसे हम कोई भी फर्नीचर वगैरह में यूज में ले रहे हैं तो वो स्टैंडिंग टिम्बर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे एक और कंफ्यूजन जो है मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसमें एक केस है शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 में, जिसमें कई बार ऐसा कहते हैं कि ट्री मूवेबल होगा या इमूवेबल होगा। तो देखो क्या है उसमें, क्या कहा गया कोर्ट ने कि देखिए सुनिए, आप जैसे ट्री है, अब ट्री को पूरा ही ले लिया हमने, कट करके ले लिया और उसके फर्नीचर बना लिया, तो ये तो हो गया मूवेबल। अगर हम उसके अंदर जैसे, अब कई बार क्या होता है ना, जैसे ये मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के अंदर लकड़ी भी काम आती है, हम उसको कट करके ले गए तो हो गया मूवेबल। अब इमूवेबल कब होगा वो, जब हम सिर्फ उसके फ्रूट्स यानी आम को ले रहे हैं, मैंगोज को ले रहे हैं, तो वो जो है वो मूवेबल नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ग्रोइंग क्रॉप। ग्रोइंग क्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे गन्ना है, ग्रो हो रही है, अब उसको उठा करके हमने निकाल के ले गए तो बस वो उसका एक तरह से वो चला गया। और तीसरा हो गया ग्रास। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में क्या कहा गया कि कोई भी लैंड और थिंग्स अटैच टू अर्थ है परमानेंटली और फासन, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट प्रोहिबिशन एक्ट 1988 में भी डिफाइन की गई है, उसमें प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उठा के ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब इसको टच कर सके या नहीं कर सके, वो सब प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो डिफरेंस क्या हुआ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में? देखो डिफरेंस, ध्यान सुनिए। फर्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी को हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इमूवेबल को नहीं कर सकते। जैसे हम पेड़ काटा तो उसकी लकड़ियां उठाकर ट्रक में रखा, लोड करा, ले गए, मकान को कहाँ ले जाएंगे, जमीन को कहाँ ले जाएंगे। सेकेंड, ट्रांसफर, मेयर डिलीवरी मतलब एक उठा करके ले गए, डिलीवर कर दिया, तो वो एक तरह से जो है उसमें वो ट्रांसफर माना जाएगा। वो ट्रांसपोर्ट, पहला वाला ट्रांसपोर्टेशन अपन ने ट्रांसपोर्ट किया था। ट्रांसफर का मतलब एक नाम से दूसरे, मतलब एक तरह से सिर्फ डिलीवर कर दिया तो वो ट्रांसफर हो गया। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है, अगर सपोज करो मेरे नाम से बोल रही है प्रॉपर्टी जमीन, तो वो अगर ट्रांसफर होकर दूसरे के नाम से बोल रही है तो उसमें ट्रांसफर कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज से कंफ्यूज मत होना। जैसे कार है,
कार भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाएंगे, क्योंकि उसमें दूसरे जो कई एक्ट हैं, जो जैसे अब उसमें मोटर व्हीकल एक्ट लगेगा, तो उसमें आप कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कार भी तो मूवेबल है, लेकिन उसके अंदर तो अपन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी का आप रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, मैंडेटरी है, अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ऊपर है तो। नेक्स्ट है लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन का मतलब है कि ट्रांसफर जो मूवेबल एक्ट का जो मूवेबल प्रॉपर्टी का जो होता है वो रेगुलेट करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नेक्स्ट है ट्रांसफर क्या चीज है। तो ट्रांसफर क्या है कि मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी आर गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो ट्रांसफर क्या है, कैसे होता है, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होना है, जैसे सपोज करो मैंने साइन करा, मैंने मेरी प्रॉपर्टी को किसी को सेल करना है, तो मैं ट्रांसफर हो गया। या फिर अगर सपोज करो मेरे जैसे मैं नहीं रहूँगा तो मेरी प्रॉपर्टी किसी मेरे जो बच्चे के नाम, मेरे सन या डॉटर के नाम से होना है, तो उसके अंदर वो मैंने कोई विल लिख दी, तो विल से हो गया। या और भी होते हैं सक्सेशन वगैरह, तो अभी थोड़ा सा डिटेल में अपन इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जितना है उतना ही बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ट्रांसफर प्रॉपर्टी कौन कौन कर सकता है, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। पहला है जो कर रहे हैं वो जो है कि पर्सन 18 साल से ऊपर होना चाहिए उसकी एज, पहली बात। साउंड माइंड का होना चाहिए। थर्ड, जो कोई भी जो है मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं हो लॉ के अकॉर्डिंग। तीसरा, या तो खुद ओनर हो तभी ट्रांसफर कर सकता है। अगर ओनर नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम से है ही नहीं, मेरे भाई के नाम से, तो मैं कैसे ट्रांसफर कर दूंगा भाई, मैं ओनर होना चाहिए। और अगर सपोज करो मैं मेरे भाई के नाम की जो प्रॉपर्टी उसको अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ऑथराइज्ड होना चाहिए, मेरा भाई मुझे ऑथराइज कर दे, ठीक है। तो ये हो गए। अब नेक्स्ट आता है कि एसेंशियल ऑफ द वैलिड ट्रांसफर। वैलिड ट्रांसफर जो है कि एक प्रॉपर्टी एक आदमी के नाम से दूसरे आदमी के नाम पे कब होएगी। एक तो पहली बात, तो दो जो है वो लिविंग पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेड पर्सन लिविंग पर्सन के नाम पे कर दें या लिविंग पर्सन डेड के पर्सन के नाम पर, ऐसा नहीं, दोनों लिविंग होने चाहिए। सेकंड, किसी भी तरह का इनकम्बरेंस, मतलब कि भार मुक्त, किसी तरह का उसका लोन वोन नहीं होना था जमीन पे किसी तरह का, कि भाई ये लाइबिलिटीज ये आपको करनी है, मतलब उस पर कोई लोन वगैरह आ सकता लाइक दैट। नेक्स्ट है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, कि कोई भी आपका जो पर्पस है वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ना हो, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं हो। ये अनलॉफुल कंसिडरेशन से मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख की आप 50 लाख उसके अंदर दिखा रहे हो, या प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख की आप 50,000 दिखा रहे हो, अनलॉफुल कंसिडरेशन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि जो उसमें कॉम्पिटेंट रहना होना चाहिए, एंटाइटल होना चाहिए, ऑथराइज, जैसा भी बता ही दिया मैंने आपको। अब है कि प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर करते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर क्या है एक्सक्यूज मी, फर्स्ट जैसे मोड ऑफ ट्रांसफर करें, तो एक तो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि कई, जैसे सपोज करो मैं मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, किसी को देना चाह रहा हूँ, मतलब मैं बेचना चाह रहा हूँ या कोई दूसरा खरीदना चाह रहा है, तो मैंने पहले क्या करा, जैसे मैंने इनवाइट किया, इनवाइट ऑफर, है ना, मैंने कहा कि मैं बेचना चाह रहा हूँ, है ना, ऑफर दे दिया, सामने वाले ने मुझे ऑफर दे दिया कि मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ, मैंने एक्सेप्टेंस, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, अब एक्सेप्ट हो गए। फिर हम पर्टिकुलर एक डेट पे हम एक बात कर लेते हैं कि अपन जो है एग्रीमेंट का मतलब कि हम दोनों के बीच में इतनी डील हो गई, इतने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, सो एंड सो डेट के अंदर हम जा करके मैं पैसा दे दूंगा और आप मुझे प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर कर देंगे, जो भी है इस तरह से, वो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद में अपन उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचते हैं, वहाँ पे कंसिडरेशन यानी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड हुई, मैंने आपको वो पेमेंट कर दिया और आपने मेरे को वो ज़मीन मेरे नाम से ट्रांसफ़र कर दी, मतलब आपने मेरे नाम कर दी। ये जो हुआ ये है, तो ये जो है वो
मतलब उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रार से साइन हो गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये चीज़ें, ये सारा प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखें, अटेस्टेशन यानी 2 विटनेस साइन भी करेंगे और इसमें जो जरूरी स्टैम्प फीस लगती है सरकार की, सरकारी जो गवर्नमेंट फीस है वो भी इसमें लगेगी। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन? सेक्शन 35 टीपीए के अंदर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर सेलेक्ट नहीं कर सकता, सिलेक्शन का मतलब अगर वो उसके बेनिफिट को एंजॉय करेगा तो उसके ऊपर जो बर्डन है वो भी उसको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है वो ये चाहे कि सिंगल ट्रांजेक्शन कर दूं मैं, कि इसका बेनिफिट तो मैं एंजॉय करूंगा लेकिन इसके जो बर्डन है वो मैं नहीं लेना चाहता, ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस के बारे में सेक्शन 52 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है 1882 में कि किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर लिटिगेशन चल रहा है, मतलब सूट पेंडिंग चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को जब तक वो केस चल रहा है उसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक वो प्रॉपर्टी किसी भी के नाम से दूसरे के नाम, मतलब उसको ट्रांसफर, सेल ऐसा कर ये कोई भी ये नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं? तो फर्स्ट है सेल, यानी ओनरशिप ही हमने दे दी। जैसे मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी है तो मैंने जो भी कंसिडरेशन मेरा लिया और मैंने ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी, तो ये तो हो गया सेल। ये सेक्शन 54 में बताया गया टीपीए में। और लीज में क्या होगा? नेक्स्ट लीज, ट्रांसफर ऑफ द राइट, यानी मैं उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता हूँ एक लिमिटेड टाइम के लिए, रेंट देता रहूँगा, ठीक है ना, जो मैं रेंट देता रहूँगा जिसके नाम से, तो वो लीज पे, लेकिन ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई, मतलब दूसरे के नाम से, मतलब वो उसका ओनर नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के, स्पेसिफिक टाइम के लिए वो उसको एंजॉय कर सकता है और उसके बदले मुझे वो रेंट देगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी चेंज। गिफ्ट, नेक्स्ट है गिफ्ट, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप चेंज, ओनरशिप दे दी विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो कहलाएगा गिफ्ट। अब यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि जो बिना कंसिडरेशन यानी बिना किसी पैसे के जो ट्रांसफर होता है वो गिफ्ट कहलाता है, लेकिन ये ब्लड रिलेशन के अंदर ही होता है। ऐसा नहीं कि दोस्त उसको, एक दोस्त दूसरे दोस्त को दे दे। तो अब आता है कि तो डिफरेंस क्या हुआ सेल, लीज, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट में ट्रांसफर। तो उसमें जो सेल है उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए रेंट दिया जाएगा और वो सिर्फ उसको यूज में ले सकता है। एक्सचेंज के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी, एक वो जो दोनों प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर रहे हैं, और इसके अंदर गिफ्ट के अंदर किसी तरह का वो कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब प्राइस होना चाहिए, सेल में प्राइस मानेंगे अपन, जो भी उसका मार्केट प्राइस, ओके मार्केट प्राइस, या अपन अलग अलग जो रेट चलती है डीएलसी और मार्केट जो भी है, इसमें जैसा भी इतना डिटेल में अपन ना जाएं, प्राइस जो भी उसकी मार्केट, जो भी उसकी रेट है वो प्राइस। और रेंट का मतलब उसमें लीज में रेंट होएगा और इसमें अनदर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी। गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। सेल, चाहे सेल डीड हो, चाहे लीज डीड हो, चाहे एक्सचेंज वाली हो, चाहे गिफ्ट हो, इन सबको रजिस्टर कराना जरूरी है। तो यहाँ पे आज हमने जो प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में पढ़ा, समझा, और मैं समझता हूँ कि अपन काफ़ी कुछ इसके बारे में ब्रीफ के अंदर समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।